हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि 2025 में हमारी केवीएस की न्यू वैकेंसीज आने वाली है। इससे पहले केवीएस की वैकेंसी 2022 में आई थी और 2022 में पहली बार केवीएस ने रिलीज किया अपना ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि केवीएस पेडागोजी का सिलेबस क्या है 2025 के एग्जाम के लिए। चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हो, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम दे रहे हो। तो अगर आप देखोगे प्राइमरी टीचर के लिए पेडागोजी की वैल्यू रहती है 60 मार्क्स की, टीजीटी में पेडागोजी की वैल्यू रहती है 40 मार्क्स की, पीजीटी में पेडागोजी की वैल्यू रहती है 40 मार्क्स की। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हो तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 120 मार्क्स का आपका पेडागोजी का पोर्शन ही पूछा जाएगा और असिस्टेंट कमिश्नर के एग्जाम में भी 120 मार्क्स का आपका पेडागोजी का पेपर पूछा जाता है। उसके अलावा जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है ना, उसकी एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने सिलेबस है ना सबके लिए सेम रखा है। चाहे आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब एग्जाम का जो पेडागोजी सिलेबस है वो एकदम सिमिलर है। लेकिन जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो सकता है, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सिमिलर रखा है। इन्होंने है ना टोटल 5 यूनिट्स ऐड की है जो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक का उन्होंने नाम रखा है पेडागोजी का पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। सबसे पहली यूनिट जो उन्होंने दी है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो आपका जो लर्नर है, आपका जो स्टूडेंट है, उसको आप समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग किस तरीके से काम करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना। देखो, आप टीचर बनने वाले हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। उसके बाद है क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि क्लास में पढ़ाने के लिए आप कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरीके से प्रोवाइड करोगे उसके बारे में आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, एक जो टीचर होता है ना उसका रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, उसे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, लीडरशिप रोल निभाने पड़ते हैं, वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अब इन यूनिट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो पूरा सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है आपका पेडागोजी का सिलेबस आपके सिलेक्शन में। तो सबसे पहला जो पहली पार्ट इन्होंने दिया है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अब अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के अंदर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, मैच्योरेशन किसको कहते हैं, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं, उसको लेकर क्या डिबेट चलते रहते हैं, डेवलपमेंट में क्या टास्क और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा हमारे डेवलपमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं, तो आपको पता है हमारे जो फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, सोशो इमोशनल डोमेन है और उसके अलावा मॉरल डोमेन भी आपको पढ़ना है। आपके जो डेवलपमेंट है उसमें क्या डेविएशंस आपको देखने को मिलती है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये भी आपको पढ़ना है इसके अंदर। उसके अलावा आप एडोलेसेंस को अंडरस्टैंड करने के बारे में, यानी कि जो हमारे एडोलेसेंस हैं उनके साथ हम कैसे वर्क करेंगे, उनकी नीड्स समझनी है, उनके चैलेंजेस समझने हैं, उनके लिए आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करोगे ये आपको समझना है। उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन है और उनका क्या रोल है आपके डेवलपमेंट के अंदर, स्टूडेंट के डेवलपमेंट के अंदर, ये आपको पढ़ना है हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी, बिहेवियरिज्म की थ्योरी आपको पढ़नी है, कॉग्निटिज्म की थ्योरी पढ़नी है, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है, ठीक है। उनका क्या स्पेशल इम्प्लीकेशंस है, टीचर का क्या रोल है, लर्नर का क्या रोल है, स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड आप किस तरीके से डिज़ाइन करोगे, क्लास का इन्वायरमेंट किस तरीके का होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए क्लास के अंदर, पावर कैसी होनी चाहिए टीचर की, स्टूडेंट्स की। उसके अलावा है ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। आपका जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, आप किस तरीके से पढ़ाओगे उसको आप किस तरीके से डिज़ाइन करोगे, स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को आप किस तरीके से प्लान करोगे, आपको लर्निंग स्पेस स्कूल में किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है टीचिंग एंड लर्निंग में। उसके बाद आपको सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है। ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एफएलएन जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसके अलावा आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसकी बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हम किसको बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम किसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन प्लान क्या होते हैं। आप जो ईयरली प्लान बनाते हो, यूनिट प्लान बनाते हो, लेसन प्लान बनाते हो, उसके बारे में आपको
पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड रिसोर्सेज आपके कैसे होने चाहिए, आईसीटी का क्या रोल है टीचिंग एंड लर्निंग में, ये आपको मालूम होना चाहिए। असेसमेंट आप कैसे करोगे, देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो यानी कि हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इनका मीनिंग क्या है, इनका पर्पस क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को आप किस तरीके से इन्हांस कर सकते हो, क्लासरूम को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग, ये सब आपकी टीचिंग को कंस्ट्रक्टिव बनाने में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये सारे सब टॉपिक्स आपको दूसरी यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट जो है क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हम कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनको हम कैसे एक साथ मिलकर पढ़ा सकते हैं। डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। डिसेबिलिटी के क्या इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट में, डिसेबिलिटीज़ के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशंस आप कैसे करोगे। उसके अलावा स्कूल मेंटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशन जो है मेंटल हेल्थ की, सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए और इवन स्टाफ के लिए भी, जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या रोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग को स्कूल एजुकेशन के अंदर, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, तो आपको है ना कम्युनिटी एंड स्कूल के बीच का जो गैप है उसको कम करना है ताकि जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके और लर्निंग रिसोर्स की तरह कम्युनिटी को यूज़ किया जा सके, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो लीडर रिफ्लेक्टिव रोल में कैसा हो सकता है, टीम बिल्डर कैसा हो सकता है, इनिशिएटर कैसा लीडर होता है, कोच कैसा लीडर होता है, मेंटर किस टाइप के, यानी कि जो लीडरशिप रोल्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई इनिशिएट करता है, कोई कोचिंग का काम करता है, कोई मेंटरिंग का काम करता है, ठीक है। तो आपको पता है लीडरशिप स्टाइल है ना, बहुत सारे टाइप के लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको स्कूल लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। विजन बिल्डिंग क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होता है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। स्कूल के जो प्रोसेसेस है, फॉरम्स है, एनुअल कैलेंडर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, पेरेंट टीचर की जो मीटिंग है, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम, ठीक है। उसके अलावा अचीवमेंट डाटा का इस्तेमाल करके टीचिंग एंड लर्निंग को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। स्कूल का सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा और इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, यानी कि आप खुद अपने स्कूल को असेस करोगे और आप देखोगे कि आपके स्कूल में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको क्या करना है, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखो जैसे ही बच्चा स्कूलिंग कंप्लीट करता है उसके बाद है ना उसे डिफरेंट डिफरेंट वो कम्युनिटी में जाके काम करने वाला है ना। एक्चुअली हम बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं, ताकि वो कल जाके हमारे जो कंट्री है, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, उसमें काम कर सके, ठीक है, इंडस्ट्रीज में काम कर सके। तो उन सब के साथ हमें बेटर पार्टनरशिप भी बनानी है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट यूनिट जो उन्होंने दी है पेडागोजी के अंदर, वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। तो हमारी जो एजुकेशन के डिफरेंट एम्स है उनको अचीव करने में स्कूल क्या रोल प्ले करते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपको पढ़ना है, एफएलएन आपको पढ़ना है, ठीक है। करिकुलम एंड पेडागोजी स्कूल में किस तरीके से डिज़ाइन होगी, हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग क्या होती है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव लर्निंग क्या होती है, लर्निंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से आप क्या समझते हो एजुकेशन में, तो इस सब को आपको पढ़ना है। उसके अलावा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है चाइल्ड राइट के, आप बच्चों के चाइल्ड राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे, बच्चों को कैसे स्कूल का सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारा 2009 का, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, RT 2009 जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, हमारी जो पुरानी पॉलिसीज़ थी, आपको पता है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले भी हमारी कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ रही हैं, उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ना है, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, करिकुलर एरियाज़ क्या होते हैं, पेडागोजी एंड असेसमेंट आपको किस तरीके से करना है। ये सारा का सारा हमारा क्या है, पेडागोजी का सिलेबस है, जिसको आपको पढ़ना है। आप चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो, वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हो, प्रिंसिपल का एग्जाम दे रहे हो, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। आई होप इस सिलेबस में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।